मां बल्ला काली के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी का यहां आना और इतनी बड़ी तादाद में आना ये साफ साफ दिखाता है कि सोनार बंगला के निर्माण की इच्छा कितनी प्रबल है। 4 चरण की वोटिंग में बंगाल के लोगों ने बीजेपी को बम्पर आशीर्वाद दिया है। आज 5वें चरण की वोटिंग में भी भारी मतदान हो रहा है और तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए बंगाल की जनता पूरी ताकत से लगी हुई है। इन सभी चरणों में बंगाल के लोगों ने जिस प्रकार से मतदान किया, निर्भीक होकर, शायद उनके जीवन में कई दशकों के बाद निर्भीक होकर के वोट करने का मौका आया हो, वरना हर चुनाव भय के साए में गुंडागर्दी के बीच और थप्पाबाजी, इसमें से मुक्त होकर के पहली बार बंगाल के लोग मतदान का आनंद ले रहे हैं, मतदान के प्रति एक नया विश्वास लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैं बंगाल के नागरिकों का सर झुका करके नमन करता हूं, आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 2 मई क्या होगा? 2 मई क्या होगा? 2 मई क्या होगा? 2 मई दीदी, 2 मई को दीदी का जाना तय हो चुका। अभी यहां पहुंचा तो मुझे बताया गया है कि 2 मई को यहां खीर दही की तैयारी की गई है। बंगाल के कोने कोने में व्याप्त यही मिठास बीजेपी की सरकार हर तरफ ले जाएगी। दीदी की कड़वाहट भरी राजनीति के अब कुछ ही दिन बच गए हैं। भाइयों बहनों, गंगारामपुर के तो नाम में ही 2 पवित्र नाम हैं, जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को परिभाषित करते हैं। मां गंगा और प्रभु राम दोनों के नाम का ये साथ अद्भुत संगम है। एक तरफ से देखें तो दोनों ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बहुत बड़ी प्रेरणा है। मां गंगा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक बिना भेदभाव सबका भला करती है। इसी प्रकार प्रभु राम भी ऊंच नीच के हर भेद को मिटाकर सभी को गले लगाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है दीदी को मां गंगा और
श्री राम, इन दोनों नामों से ही घृणा है। दीदी गंगा के किनारे बसे भारतीयों को गाली देती है, उनकी आस्था का, उनके खान पान का, उनकी भाषा बोली पहनावे का अपमान करती है। और राम नाम के साथ तो उनकी नफरत इतनी बढ़ गई है कि रामधनु में राम होने के कारण उसको बदलकर रामधेनु कर देती है। भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी मत मजहब का हो, उसको पीढ़ियों से रामधनु से कोई समस्या नहीं है। लेकिन दीदी ने अपने वोट बैंक के लिए इस पर भी राजनीति का प्रयास किया। भाइयों और बहनों, दीदी की इस दुर्भावना का, तुष्टीकरण की दुर्नीति का ही परिणाम है कि दिनाजपुर सहित ये बहुत बड़ा क्षेत्र विकास के हर पैमाने पर पीछे रह गया। तुष्टीकरण से विकास नहीं होता, बल्कि दीदी जैसे लोग तुष्टीकरण के नाम पर विश्वासघात बनाते हैं। तुष्टीकरण से सड़क, स्कूल कॉलेज, शिल्प, चाकरी ये सब नहीं मिलता है। यहाँ की संकरी और गड्ढे वाली सड़कें, अस्पतालों का अभाव, सिंचाई का अभाव, ये सब कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण है। साथियों, दीदी को कभी आपके विकास की, इस क्षेत्र के विकास की चिंता नहीं रही। यहाँ जहरीले पानी से हर जाति, हर मजहब को, हर परिवार, हर मजहब को मानने वाला परिवार प्रभावित है। मासूम बच्चे गंदा पानी पीने से बीमार पड़ रहे हैं। लेकिन दीदी राजनीति विरोध के लिए केंद्र की हर घर जल योजना में भी रोड़े अटकाती है। यहाँ अस्पताल, मेडिकल कॉलेज की बातें तो बहुत की, लेकिन स्थिति क्या है ये आप अनुभव कर रहे हैं। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देश भर के अस्पतालों में देना चाहती है। लेकिन दीदी को ये भी मंजूर नहीं है। साथियों, यही स्थिति यहाँ के कुटीर उद्योग, यहाँ के हस्तशिल्प, यहाँ के बुनकरों को, यहाँ के मुख शिल्प, इनकी भी कभी दीदी ने सूझ तक नहीं ली। बीजेपी के लिए ये आत्मनिर्भर भारत के बहुत बड़े स्रोत है, लेकिन टीएमसी के तोलाबाज किसी को नहीं छोड़ते। बीते 10 सालों में दीदी की सरकार ने पुराने शिल्प में ताला लगाने और युवाओं के पलायन को ही बढ़ावा दिया है। साथियों, जहां तुष्टीकरण होता है, वहां अभाव होता है, भेदभाव होता है, आशा आकांक्षाओं का दमन होता है। दीदी की सरकार ने पश्चिम बंगाल के हर युवा बेटे बेटी की आकांक्षाओं का दमन किया। दीदी ने भाइपों की आकांक्षाओं के लिए भाइपों की
कैरियर के लिए बंगाल के लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया। आज जब हम बड़े बड़े प्लॉट की बात सुनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात सुनते हैं, हर महीने करोड़ों रुपयों की काली कमाई की बात सुनते हैं, तो पता चलता है कि दीदी ने किस तरह अपना सारा ध्यान भाइपों के ही विकास पर लगाया। जिस नेतृत्व में इतना अधिक स्वार्थ हो, वो सामान्य प्रतिभाओं से न्याय कैसे कर सकता। भाई और बहनों, जब इस दुर्नीति के विरुद्ध में मैं सवाल उठाता हूं, आपके लिए अगर मैं सवाल उठाता हूं, बंगाल के नौजवानों के लिए सवाल उठाता हूं, बंगाल की माताओं बहनों के लिए सवाल उठाता हूं, बंगाल में कानून व्यवस्था के लिए सवाल उठाता हूं, तो दीदी क्या करती है? जवाब नहीं देती है, मुझको गाली देती है। कहती है मोदी से कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाएगी। अरे दीदी, ओ दीदी, आदरणीय दीदी, आपने बंगाल की गरीब जनता को लूटने वाले तोलाबाजों के कान मरोड़े होते अपने सबसे प्रिय भाइपों से उठक बैठक करवाई, तो आज ये दिन आपको देखने नहीं पड़ते दीदी। ये आपका विदाई समारोह है। देखो साथियों, आज हालत ये है कि दीदी की सुबह और शाम मोदी को गाली दिए बिना ना शुरू होती है और ना ही खत्म होती है। और दीदी क्या क्या बोल रही है, उन्होंने सिर्फ इस चुनाव में कैसे गाली दी है, ये मैं आज बंगाल के लोगों के सामने, देशवासियों के सामने और अपने आप को बुद्धिजीवी मानने वालों के सामने भी दोहराना चाहता हूं। 19 मार्च को दीदी ने कहा कि वो मोदी का चेहरा नहीं देखना चाहती। फिर दीदी ने देश के प्रधानमंत्री की तुलना लुटेरे, दंगाई, दुर्योधन, दुशासन, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से कर दी। 20 मार्च को दीदी ने मुझे श्रमिकों का हत्यारा बताया, दंगा करने वाला बताया। 24 मार्च को दीदी ने कहा देश का प्रधानमंत्री झूठा है, देश का प्रधानमंत्री सिंडिकेट से जुड़ा है। 25 मार्च को दीदी ने जो कहा वो बताने से पहले मैं बंगाल के संस्कारी जनता की माफी मांगता हूं। यहां के लोग संस्कारी हैं, यहां के लोग विवेक बुद्धि वाले हैं, इसलिए उस बात को बोलने से पहले मैं बंगाल की महान परंपरा, बंगाल की महान जाति, उनकी माफी मांग करके फिर मैं बोलता हूं। दीदी ने मुझे जो गाली दी, मैं उसे मजबूरी में दोहरा रहा हूं। 25 मार्च को दीदी ने कहा, देश के प्रधानमंत्री को कहा, जो उनको दीदी के सिवा और कुछ नहीं कहता है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार बोलता हूं, दीदी, ओ दीदी। दीदी ने क्या कहा,
मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन मेरी मजबूरी है। दीदी ने क्या कहा? दीदी ने कहा, तुम साला खुनी का राजा, खुनी का जमींदार, तुमने सारे पैसे लूट लिए। ये भाषा 26 मार्च को दीदी बोली, देश में सिर्फ मोदी की दाढ़ी बढ़ती जा रही है। मोदी के दिमाग के साथ कुछ दिक्कत है। ऐसा लगता है मोदी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। देखिए, बंगाल में 10 साल जो मुख्यमंत्री रही, वो क्या बोल रही है। 4 अप्रैल को दीदी इस बात पर भड़क गई कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि क्या मैं भगवान हूं, सुपर ह्यूमन हूं। 12 अप्रैल को दीदी ने कहा, जहां मैं जाता हूं वहां दंगे होने लगते हैं। 13 अप्रैल को दीदी ने फिर से मुझे सबसे बड़ा झूठा कहा, मंदबुद्धि कहा। ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैंने कुछ ही गालियां जरा आपके सामने प्रस्तुत की है। भाई और बहनों, दीदी की गालियों से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दीदी, आप मुझे जितना कोसना है कोसिए, जितनी गाली देनी है दीजिए, लेकिन कम से कम बंगाल की महान परंपरा को, बंगाल की महान संस्कृति के, उसको, बंगाल के कल्चर को मेहरबानी करके मत भूलिए। देश की जनता बंगाल की समृद्ध विरासत, यहां के लोगों की वाणी, वर्तन, उस पर गर्व करती है। बंगाल के लोगों ने पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया है। इसलिए दीदी की इन गालियों ने मोदी का अपमान किया हो ऐसा नहीं है। दीदी ने इन गालियों से बंगाल के कल्चर, यहां की मिठास भरी भाषा, यहां की महान परंपरा को भी शर्मसार कर दिया है। साथियों, दीदी चाहती है कि बंगाल की स्थिति देखने के बावजूद मैं चुप रहूं, मैं उन्हें कुछ न कहूं। मुझे बताइए, आप जवाब देंगे? जवाब देंगे? मैं पूछूंगा, जवाब देंगे? सबके सब देंगे? आप मुझे बताइए, मुझे चुप रहना चाहिए क्या? चुप रहना चाहिए क्या? आपकी आवाज मुझे उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? बहनों की आवाज उठानी चाहिए, नौजवानों की आवाज उठानी चाहिए, यहां की बुराइयों के खिलाफ बोलना चाहिए, बोलना चाहिए ना? लेकिन जब मैं बोलता हूं तो देखिए क्या क्या सुनना पड़ता है। भाइयों बहनों, जब दीदी के लोग बंगाल के गरीबों को लूट रहे हो, आप मुझे बताइए, क्या ऐसे समय में चुप रह सकता हूं? जब दीदी की तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल को तबाह कर रही हो, तो आप मुझे बताइए, क्या मैं चुप रह सकता हूं? जब दीदी ने अपने नेताओं को एससी वर्ग, दलित वर्ग के अपमान की सुपारी दी हो, तो आप मुझे बताइए, क्या मैं चुप रह सकता हूं? पूरी ताकत से बताइए, मैं चुप रह सकता हूं? मैं चुप रह सकता हूं? जो दूर दूर खड़े हैं वो भी बताएं, मैं चुप रह सकता हूं? साथियों, पश्चिम बंगाल में दीदी के करीबी ने
एससी वर्ग के लिए भिखारी का उपयोग किया है। भिखारी, ये बाबा साहब आंबेडकर, श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर, जोगेंद्रनाथ मंडल जैसी पुण्य आत्माओं के जीवन संघर्ष का बहुत बड़ा अपमान है। साथियों, जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने जो अपमान सहा, वो चाहते थे कि वैसा अपमान बाकी शरणार्थियों को ना मिले। यही भावना बीजेपी सरकार के बनाए कानून में भी है। लेकिन दीदी ने इसमें भी वोट बैंक ढूंढ लिया और झूठी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। बंगाल में बीजेपी सरकार दीदी के उस झूठ तंत्र पर भी विराम लगाएगी। हमारी डबल इंजन सरकार हर शरणार्थी को मदद और घुसपैठियों पर सख्ती के लिए प्रतिबद्ध है। राजवंशी और महिषा समाज के साथियों के साथ भी टीएमसी ने जो जुल्म किया है, उनका जो अपमान किया है, ऐसा करने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। आप मेरे से सहमत हैं? आप सहमत हैं? भाइयों और बहनों, दीदी की सरकार ने गुंडागिर्दी को, दादागिरी को, मस्तानगिरी को जिस प्रकार पार्टी की विचारधारा बनाया है, वो नारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। स्कूल टीचर बहन स्मृति कांता दास और उनके परिवार के साथ टीएमसी के गुंडों ने क्या किया, ये जुल्म कोई भुला नहीं सके। बहनों बेटियों को यहां कितने जघन्य अपराध झेलने पड़ते हैं, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन दीदी को बहन बेटियों की ये तकलीफ नहीं दिखती। साथियों, बीजेपी हर बहन बेटी, चाहे वो किसी भी मत संप्रदाय की हो, सबकी सुरक्षा, सबका सम्मान और सबको अवसर देने के लिए काम करती है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर बीजेपी ने लाखों मुस्लिम बहनों के जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर की है। इस वजह से लाखों मुस्लिम बहन बेटियां आज बीजेपी के साथ खुल करके भी आने लगी है और जब वोट देने जाती हैं तो चुपचाप कमल पर बटन दबा करके आती है। बीजेपी पर यही स्नेह मैं पूरे पश्चिम बंगाल में भी देख रहा हूं। भाइयों और बहनों, दिनाजपुर का कटारी भोग चाल और तुलाईपुंजी चाल यहां की शान है। लेकिन दीदी के राज में धान उगाने वाला कृषक मंडी के लिए परेशान, भंडारण के लिए परेशान, कोल्ड स्टोरेज के परेशान और सिंडिकेट से, बिचौलिए से, तोलाबाजों से, उनसे भी परेशान है। इतनी नदियों के बावजूद यहां पर किसान को सिंचाई के लिए कृषक पंपों पर निर्भर हो गया है। इस स्थिति को बदलने के लिए बीजेपी की डबल इंजन सरकार तेजी से काम करेगी। यहां सिंचाई की, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बने, कृषि आधारित शिल्प लगे, एक्सपोर्ट के लिए नई सुविधाएं विकसित हो, ये हमारी प्राथमिकता है।
मुझे विश्वास है कि दिनाजपुर समेत अन्य जगहों के अधिकारियों ने यहां के कृषकों का डेटा तैयार करना शुरू कर दिया होगा। 2 मई के बाद हर कृषक परिवार को, भूमिहीन कृषकों को उनका अधिकार मिलने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी मेरे कृषक भाई बहनों को बीजेपी सरकार बनने के बाद दीदी ने जो रोका हुआ है, वो 18,000 टका कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना? 18,000 टका सीधा किसान के बैंक खाते में जमा करा दिया जाएगा। ये किसान के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, ये बात आप घर घर पहुंचाएंगे, किसान के घर जाके बताएंगे, 18,000 टका मिलने वाला याद कराएंगे। ये उनका हक का है। दीदी रोक के बैठी थी, जैसे ही दीदी हटेगी रुपया आ जाएगा। यही नहीं, उत्तर बंगाल में जो भाइपो पास, भाइपो परमिट, ये जो राज चल रहा है ना, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी मेरे भाइयों बहनों, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। भाजपा इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कनेक्टिविटी और करप्शन फ्री सरकार देने के लिए कमर कस चुकी है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार इस क्षेत्र को इंटरनेशनल ट्रेडिंग हब बनाने के लिए, यहां की जो समृद्ध हेरिटेज है, उसके टूरिज्म से जुड़े सामर्थ्य को बल देने के लिए पूरा प्रयास करने वाली है। इस क्षेत्र को विकास का कॉरिडोर बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। मां गंगा ने अपने विशाल आंचल में हर तरफ बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। 2 मई के बाद इसमें पश्चिम बंगाल भी जुड़ने वाला है। भाइयों बहनों, सोनार बांग्लार, शॉन कल्पोनिन बीजेपी के वोट दिन। इसी के साथ हमें आशोल परिवर्तन के अभियान को तेज करना है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी कामना के साथ मेरा जीवन आज धन्य हो गया। इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए। जहां भी मेरी नजर पहुंचती है, लोग ही लोग हैं। मैं आपका आदरपूर्वक नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।